नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन उत्तराखंड की खबरें शुरू करने से पहले अयोध्या से इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, सरयू के तट पर लगेगी श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा। जी हां, इस बात की डिमांड भी लगातार साधु संतों की तरफ से की जा रही थी कि श्री राम की एक ऊंची प्रतिमा होनी चाहिए जो दुनिया में सबसे ऊंची हो। और अब ये खबर आ रही है कि सरयू के किनारे बनेगी 251 फीट ऊंची राम की प्रतिमा। करीब 100 एकड़ भूमि पर बनेगा राम प्रतिमा। कांसे के धातु से ये राम प्रतिमा बनाई जाएगी। मूर्तिकार राम सुतार के बेटे अनिल ने इस बात की जानकारी दी है। न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव जानकारी में उन्होंने बताया कि प्रतिमा निर्माण में आएगा 3000 करोड़ का खर्च और इसकी ऊंचाई होगी 351 फीट। तो ऊंची राम प्रतिमा लगेगी सरयू के किनारे। बताया जा रहा है कि 251 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी। पूरा देश इस समय राम की भक्ति में डूबा हुआ है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को पहुंच करके वहां पर भूमि पूजन करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या में इस सरयू तट पर भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी और वह मूर्ति जो है नोएडा में तैयार की जा रही है। और यह मूर्ति जो है एक बहुत विशेष संयोग है कि भगवान राम की मूर्ति राम सुतार जी बना रहे हैं। राम सुतार जी विश्व प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। और इस जो भगवान राम की मूर्ति का जो निर्माण किया जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही मॉडल है। यही मॉडल भगवान राम की है जो वहाँ पे सरयू तट पे लगाई जाएगी। और इस मूर्ति के निर्माण में जो है राम सुतार जी के साथ साथ उनके बेटे अनिल राम सुतार जी भी लगे हुए हैं। दोनों लोग सम्मानित भी हो चुके हैं कई बार लगातार ऐतिहासिक मूर्ति बनाने के लिए, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति हो या शिवाजी की मूर्ति हो, तमाम ऐतिहासिक मूर्ति उन लोगों ने बनाया है। और अब जो है सरयू तट पर यह जो मूर्ति है, भव्य मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कह लीजिए, क्योंकि 251 मीटर की मूर्ति वहाँ पर लगाई जाएगी। तो पूरी तैयारी से ये लोग लगे हुए हैं कि यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति जो है अयोध्या में सरयू तट पे लगाई जाए। तो मूर्ति निर्माण का कार्य इस समय नोएडा में चल रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए जो है अनिल राम सुतार जी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इस मूर्ति में क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खासियत है। सर, सबसे पहले तो न्यूज 18 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जो आप लोग मूर्ति तैयार कर रहे हैं, भगवान राम की मूर्ति यहाँ पे बना रहे हैं, सरयू तट पर लगाई जाएगी, उसमें क्या कुछ खास है, क्या विशेषता है? खास ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी और मेरे ख्याल से इससे बड़ी तो अभी और कोई बनाना चाहे तो अभी बहुत टाइम लगेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी, यदि ये पूरा प्लान है। ये 251 मीटर की होगी नीचे बिल्डिंग के समय, और 51 मीटर के करीब बिल्डिंग होगी जो कि मंदिर का एक स्वरूप होगा, एक डिज़ाइन होगा। उसके ऊपर ये रखी जाएगी मूर्ति और इसके पैरों से लेके छतरी तक 200 मीटर की हाइट होगी। तो जैसा कि अनिल सुतार जी बता रहे थे कि भगवान राम की जो ये मूर्ति यहाँ पे बनाई जा रही है, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति बनाई जा रही है, इसमें इस बार किसी भी दूसरे देश से सहयोग नहीं लिया जाएगा। मूर्ति निर्माण का कार्य नोएडा में किया जाएगा और यहीं उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। तो कह सकते हैं कि अयोध्या में इस बात का इंतजार था कि राम की एक भव्य मूर्ति लगाई जाए और अब ये खबर आ रही है कि 251 मीटर की ऊंची मूर्ति अयोध्या में लगाई जाएगी, जिसकी तैयारी भी अब शुरू हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। बात करते हैं टिहरी की, जहां पर घनसाली के सिरपोली गांव में गुलदार का आतंक छाया हुआ है। गुलदार एक महिला को घायल कर चुका है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण लाठी डंडों के सहारे गुलदार को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुलदार भाग रहा है। इसकी तस्वीरें अब कैमरे में कैद हुई है। गुलदार तेजी से जंगल की ओर भाग रहा है। वन विभाग की लापरवाही भी इसमें सामने आई है, जो ग्रामीणों पर अब भारी पड़ रही है। बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह टिहरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये गुलदार जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, उसने एक महिला पर हमला किया है। हालांकि फिलहाल तो ग्रामीणों से भगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरा बना हुआ है लोगों के लिए। जी नीलू, मैं आपको बता दूं, घनसाली के सिरपोली गांव का पूरा मामला है, जहां करीब 3 दिन से गुलदार की दहशत बनी है और वन विभाग को खबर भी कर दी जाती है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक लापरवाही उनकी सामने आती है, जिसके चलते एक 45 वर्षीय महिला को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था, जो बुरी तरह घायल होगी, जिसे फिर तिल्की अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। उसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही लाठी डंडे उठाकर गुलदार को गाँव से खदेड़ने की कवायद शुरू की, और जिसमें टीमें बनाकर वहां पर रुख किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीण शोर मचाते
हुए लाठी डंडों के सारे गुलदार को भगा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने टीम भेज दी है, लेकिन गांव में अभी तक वन विभाग की कोई भी टीम पहुंची नहीं है। एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की सामने आती है, जिसके चलते कि और लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। तो क्या आपने वन विभाग से बात की? वो कह रहे हैं कि टीम भेज दी है, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने मौके पर टीम भेज दी है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर वन विभाग की कोई भी टीम नहीं पहुंची है, जिसके चलते ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं ग्रामीण घरों में कैद है और जो टीमें बनाकर ग्रामीण खुद ही गुलदार को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ और दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी वन विभाग नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले से बोल चुका है कि हमने एक टीम बनाकर गाँव में भेज दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी देने के लिए। और बारिश के बाद पहाड़ से कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा ही एक तस्वीर विकासनगर के कालसी ब्लॉक के बढ़नू गांव में सामने आया है। यहां पर एक गुथान गांव को जोड़ने वाला पुल पानी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद ग्रामीण बांस की बल्लियों के सहारे उफनते गधेड़े को एक पुल तैयार कर पार कर रहे हैं और इसी पुल की सहायता से गधेड़े के आर पार हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गधेड़े में पानी इतना तेज है कि जरा सी गलती हुई तो ये लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। खास बात यह है कि ये पुल दोनों गांवों को जोड़ने के बाद ग्रामीण अपने खेतों तक आने जाने के लिए भी इस पुल का अब इस्तेमाल करते हैं। बातचीत करने के लिए मुकेश भट्ट विकासनगर से जुड़ गए हैं। मुकेश, लोगों की दिक्कतों को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत इस बांस के पुल पर जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता अगर ये पुल टूटा तो हम समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान इसमें चली जाएंगी। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? जी, मैं ये बता दूं कि ये जो पुल था शुरू से ही जीर्ण शीर्ण हालत में था। इसको लेकर के स्थानीय लोग कई बार प्रशासन के पास गए भी, उन्होंने अपनी बात भी वहां पर रखी और इस बार जैसी तेज बारिश हुई तो ये पुल बह गया। प्रशासन ने इस बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है, नाराजगी भी है प्रशासन के खिलाफ। जी, तो अब क्या वहां पर प्रशासन कुछ कह रहा है कि ठीक है अभी तो जो है टेम्परेरी चल रहा है, लेकिन कुछ आगे का प्लान है उनका इस तरफ किसी तरह से पुल बनाने का? जी, प्रशासनिक अधिकारियों का अभी तक ये कहना है कि अभी जो टेम्परेरी व्यवस्था जो ग्रामीणों ने की है वो अभी तक कुछ समय तक ऐसी ही रहेगी, लेकिन जल्द से जल्द मौके पर जो है सीसी जो सीमेंट का पुल था जो टूट गया है उसको फिर से बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल यही व्यवस्था रहेगी, आगे देखेंगे कि किस तरह से पुल का निर्माण किया जा सकता है, इस तरह से अधिकारी कह रहे हैं। और पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में भी आसमानी आफत बरसी है। रास्ते और पुल यहां भी जमींदोज हो गए, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गलाती नाले की है, जहां पर एक शख्स 2 बिजली के पोल की मदद से बने रास्ते को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटा है। उफनते नाले को जिस तरह से युवक पार कर रहा है, उससे अगर जरा सी भी चूक पड़ गई तो वो उसके जीवन पर भारी पड़ सकती है। जी, हमारा सागर बातचीत करने के लिए विजय वर्धन हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। विजय, अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए तो हालात यहाँ पहले से खराब थे और अब तो लोग जो हैं वो जान जोखिम में डालकर गधेड़े हो, नदियां हो, उनको पार कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है अपने आप में दिल दहला देने वाली है। जी, निश्चित तौर पे नीलू, ये तस्वीरें भले ही पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए काफी अलग हो, लेकिन ये बॉर्डर की जो तहसीलें हैं, धारचूला, बंगापानी और मुंशियारी, यहाँ के लिए आम हो गया है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ रास्ते जमींदोज हैं, पुल टूटे हुए हैं। तो इसी तरीके से लोगों को आर पार जाना पड़ा है, अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना पड़ा है। कहीं तार के सहारे, कहीं ट्रॉली के सहारे, तो कहीं बिजली के पोलों के सहारे वो नदी नालों को पार करने के लिए मजबूर है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये तीनों तहसीलें प्राकृतिक आपदा की सबसे ज्यादा मार झेल रही हैं, जिस कारण लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हैं डराने वाली हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अब यही एक आसरा बच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। देखिए जी, हमारा आदिवासी सागर सिंह डिस्ट्रिक्ट और उत्तरकाशी की NH-94 के कुथनौर, खरादी, खनेड़ा, राणाचट्टी और डाबरकोट में रोजाना रात की बारिश आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश से सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से कई रोड बंद हो चुके हैं। खनेड़ा में तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पहाड़ से गिर रहे मलबे से सड़क के खुलने और बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। सड़क खोलने को NH विभाग और ऑल वेदर की टीम
ब्लास्टिंग का प्रयोग कर रही है। इसमें भूस्खलन की स्थिति और ज्यादा बन गई है। ब्लास्टिंग करते ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं NH 94 के खनेड़ा की पास की। तस्वीरें आप देखते रहे हैं। NH 94 के रोड कई जगह से बंद हो गए हैं। अब ब्लास्टिंग करके इसे खोला जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है उससे पहाड़ और कमजोर होंगे, रास्ते और कमजोर होंगे और इससे और ज्यादा भूस्खलन हो सकता है। ये मेरे भाई का और केदारनाथ धाम में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहां पर पैदल मार्ग में करंट लगने से एक घोड़े की जान चली गई, वहीं घोड़े पर सवार तीर्थयात्री भी चोटिल हो गया। यह हादसा गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छानी कैंप के पास हुआ। हादसा रास्ते में बिछे तारों की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि घोड़ी पर सवार यात्री बिजली के झटके से 7-8 फीट दूर जा गिरे। गनीमत ये रही कि 100 फीट गहरी खाई में गिरने से ये बच गए। यात्री ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं विद्युत विभाग का कहना है कि यह हादसा करंट लगने से नहीं हुआ, क्योंकि उस समय बिजली सप्लाई बंद थी और मरम्मत का कार्य चल रहा था। हम जब जैसे हमारा घोड़ा तार के पास से आया तो तार में हमारे घोड़े के पांव लग गए और घोड़ा हमारा तार से नीचे जैसे करंट है उसको लग गया और मुझे भी हल्का सा झटका वगैरह लगा करंट का और मैंने घोड़े से जैसे तैसे मैं तो बच गया, मैंने कूद मार ली। लेकिन जिस घोड़े से मैं आ रहा था वो उसको करंट लगने से उसकी तुरंत वहाँ पे और देहरादून राजभवन और उसके आसपास उत्पात मचाने वाले बंदरों का सरदार आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। इस बंदर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अल्फा बंदर का नाम दिया था। राजभवन में ये बंदर लंबे समय से काम कर रहे स्टाफ और आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। उसको अगर किसी ने गौर से देखा तो बंदर उस पर हमला करने की टूट पड़ता था। वन विभाग ने पिछले साल राजभवन से 10 बंदरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजा, लेकिन अल्फा बंदर हर बार बच गया। विभाग ने उसे पकड़ने के लिए कई प्रकार के पिंजरे लगाए, लेकिन अल्फा बंदर हर पिंजरे को पहचान जाता, यहां तक कि पिंजरे के आसपास मंडराता और फिर दूसरे बंदरों को भी पिंजरे के पास नहीं फटकने देता। लेकिन शनिवार को आखिरकार ये खुद एक पिंजरे में कैद हो गया। इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब राहत की सांस ली। और राज्य में सीपीयू और विवादों का शुरुआत से चोली दामन का साथ रहा है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी अब सख्त दिखाई दे रहा है। अब पुलिस मुख्यालय ने सीपीयू की फिर से ट्रेनिंग कराने के साथ ही 3 साल से ज्यादा समय से सीपीयू में तैनात कर्मचारी को हटाए जाने को लेकर भी तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों रुद्रपुर में सीपीयू कर्मी द्वारा एक व्यक्ति की आंख के ऊपर चाबी घोंप दी गई थी, जिसके बाद सीपीयू को लेकर सोशल मीडिया पर खासा बवाल मचा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीपीयू में नॉर्मली हम एक आदमी को 3 साल के लिए लेते हैं और फिर दूसरी बार अगर उसका आचरण अच्छा रहा तो 2 साल और एक्सटेंड करते हैं। तो अब इनका टाइम आ गया है, हमने हमारी फाइल पहले से हमारी चल रही है, तो जिनका भी समय पूरा हो गया है उसको रोटेट करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए पोस्ट ऑफिस में रविवार के दिन भी काम किया जा रहा है। राखी मेल के नाम से स्पेशल काउंटर पोस्ट ऑफिस में बनाए गए हैं। इसमें सुबह से ही राखी की डिलीवरी को लेकर कर्मचारी काम करने में लगे हुए हैं। सभी जो पोस्टमैन हैं उनको आज ऑफिस बुलाया गया है और संडे के दिन भी वो डिलीवरी कर रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए छुट्टी के दिन भी काम चल रहा है, रविवार का दिन, और पोस्ट ऑफिस में राखी मेल जो कॉर्नर है, जो काउंटर है, वहां पर लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं और प्रायोरिटी में यही है कि सभी बहनों की राखी जो है वो अपने भाइयों तक पहुंच सके, क्योंकि कोरोना का काल जब लोग नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं ज़्यादा, उस वक्त राखियां जो है वो ज़्यादा भेजी गई हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहा पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए पोस्ट ऑफिसेज में। सर, आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से काम कर रहे हैं, आज छुट्टी का भी दिन है और
क्या प्रायोरिटी आपकी? मैडम सबसे मेन चीज़ हमारे लिए ये है कि राखी को किसी भी तरह यहाँ से डिलीवरी करनी है। हर लड़की की जिसने भी भेज रखा है उसको घर घर पहुँचाना हमारा यही काम है। इसमें स्पेशल काउंटर्स बनाए गए पिछले 2-3 दिन में, वर्कलोड ज़्यादा रहा सर? वर्कलोड तो राखी के टाइम में होता ही है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा है कि सब कुछ नॉर्मल है, हमने सब निपटा रखा है। जो भी आज तक आया सब क्लियर। आज सुबह से किस तरीके से सर काम चलता रहा? सुबह से ही चल रहा कंटिन्यू, 7 बजे से हम आ जाते हैं और जब तक ये निपटा नहीं तब तक कंटिन्यू चलता है। प्रायोरिटी में यही है कि सभी बहनों की राखियां जो है वो पहुंच जाएं और इसी को लेकर पोस्ट ऑफिस में लगातार काम चल रहा है संडे के दिन भी। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और धर्मनगरी हरिद्वार से अयोध्या के लिए संतों का जत्था गंगा जल समेत उत्तराखंड की विभिन्न पावन नदियों का जल और रेत मिट्टी लेकर रवाना हुआ। साध्वी ऋतंभरा के गुरु और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी की अगुवाई में साधुओं का एक दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ये दल विभिन्न नदियों के जल और रेत के साथ उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में भरत की जन्मस्थली की मिट्टी लेकर भी रवाना हुआ। इस अवसर पर नदियों के जल और मिट्टी की पूजा अर्चना की गई। ऐसा है कि जब भी बैठकें हुई हैं तो हरिद्वार के अखाड़े और संत धर्म संसद में रहे, मार्गदर्शक मंडल में रहे, इन सब संतों की बड़ी भूमिका रही है। कभी कभी देखो आंदोलन चलते हैं लंबे समय तक, कभी धीमे होते हैं, कभी तेज होते हैं। तो जब थोड़ा सुस्ती देखते थे तो संत उपराम भी हो जाते थे, पर संत कभी मंदिर से उपराम नहीं हुए, बल्कि मंदिर के उद्देश्य में यदि ढिलाई देखी तो उपरामता आती थी। मंदिर से कभी साधु उपराम नहीं हुए और आगे के लिए भी वो इसके लिए सदा कंधे से कंधा भिड़ाकर साथ दे। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा देहरादून नगर के सभी सिद्ध पीठों देवालयों से इकट्ठा की गई मिट्टी को अयोध्या भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष रविदेव आनंद मिट्टी से भरा कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रविदेव आनंद का माल्यार्पण कर उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया। रविदेव आनंद राम मंदिर आंदोलन के उस दौर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय अशोक सिंघल के निजी सहायक रहे थे। मंदिर वही बना रहे हैं, रामलला हमारे हैं। 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 हर महादेव, रामलला हमारे हैं। मंदिर भव्य बना रहे हैं। और राम मंदिर आंदोलन में टिहरी वासियों की भी अहम भूमिका रही है। टिहरी में 1991 में भाजपा के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में सीनियर एडवोकेट ओम प्रकाश भट्ट जी, उनके साथियों का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन के लिए टिहरी में भी अलख जलाई गई और इस समय भाजपा और संघ से जुड़े लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए पुरानी टिहरी में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया। ओम प्रकाश भट्ट कई बार जेल भी गए। वो लेके गए थे एक तो मैं उस समय मतलब जिला अध्यक्ष था मैं, तो 2 बार मतलब जेल रहे। एक बार तो मतलब 31 दिन रहे जेल में, एक बार मतलब एक दिन जेल में रहे। और गांव-गांव हमने मतलब आंदोलन ये किया इसके बारे में। में युवा थे, हमने युवाओं को संगठित किया और राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई गांव-गांव ले गए, घर घर ले गए और आज राम मंदिर बनने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, बहुत खुशी का है। हम जब 17-18 साल के थे तो अपने माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट जी के नेतृत्व में हम कांस के जेल में रहे, जो अस्थायी जेल थी, इंटर कॉलेज में पौड़ी में रहे और बड़ा जुनून होता था हमें। और हम सोचते हमारा राम मंदिर आंदोलन तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। एक तो मतलब और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और राम मंदिर में भूमि पूजन और आधारशिला को लेकर 1992 में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े देहरादून में कई लोग हैं जो आज इस बात से काफी खुश हैं कि उन्होंने 1991 में राम मंदिर का सपना देखा था, अब वो पूरा होने जा रहा है। साल 1992 में देहरादून के कार सेवक के रूप में अनिल नंदा और अनिल गुप्ता भी गए थे। दोनों ने कहा कि आज खुशी है कि हम ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। वहां पहुंचे तो कहा तो ऐसे कि कार से, मगर
कार्यकर्ताओं के, कार सेवकों के मन में जो आक्रोश, गुस्सा, उत्साह और राम जी के प्रति लगन थी, उसका परिणाम ये हुआ कि लोग रुके नहीं। और फिर वो आप सब जानते हैं 6 दिसंबर को क्या हुआ। हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, कहीं ना कहीं सहभागी भी हैं। सोच यही थी कि मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे, ढांचा ये हटना चाहिए, ये जो इतने सालों से हमारा गुलामी का प्रतीक है इसे हटना चाहिए। और सही सोच के साथ हम गए थे और सही काम हम करके आए थे और उसका नतीजा आज सामने है। और बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चुफाल भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं। इस आंदोलन को लेकर वो कई बार जेल भी गए। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास होने पर वो भी आज भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मंदिर आंदोलन के दौरान शहीद हुए, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होना है। राम मंदिर आंदोलन में पिथौरागढ़ जिले का भी बड़ा योगदान था। उस वक्त के जो भाजपा के नेता थे, आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उन्हीं में एक है बिशन सिंह चुफाल, जो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। उनसे पूछते हैं, लगभग 29 साल बाद उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? चुफाल जी क्या कहेंगे? जिस 1991 में राम जन्मभूमि का एक जन आंदोलन था, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के जनपद पिथौरागढ़ का जिला अध्यक्ष था। और उस समय जो आंदोलन था, उस आंदोलन में हम पहले DD8 क्षेत्र में मेरा घर था, वहीं रहता था, तो वहाँ पर भी हमने आंदोलन किया। तो उस समय भी हमको बंद किया, फिर हमको मुजलके में छोड़ दिया। जिला अध्यक्षों ने तो फिर पिथौरागढ़ जिले में आया, यहाँ फिर हमने आंदोलन शुरू किया। यहाँ पर भी हमको 2-3 दिन तक पुलिस लाइन में बंद किया। जो लोग ऊपर स्वर्ग में चले गए, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी और राम जन्मभूमि बनेगा और ऊपर वाले जो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जो आंदोलन में शामिल हुई थी मेरे साथ। निश्चित तौर पे पिथौरागढ़ जिले से कई लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में शिरकत किए थे। कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस आंदोलन के साक्षी रहे हैं। तो इन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया है उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, और वो नतीजा आज निकल गया है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।